नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं इंडिया डेली का प्राइम टाइम खास शो। इंडिया बोल रहा है विश्व गुरु भारत। जी हां, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि पूरी दुनिया कहती है। दुनिया के तमाम देश कहते हैं। आज भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लग रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत दुनिया की अगुवाई करने के मुहाने पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने दुनिया में भारत को बतौर विश्व गुरु स्थापित किया है, जिसकी ताजा तस्वीर आसियान शिखर सम्मेलन में दिखाई दी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत की जमकर तारीफ की। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की खूब जय जयकार हुई। ये जय जयकार कोई और नहीं बल्कि चीन के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले देश फिलीपींस ने की। लेकिन बात इतने पर ही नहीं है। आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री ने जो भी कुछ कहा उसे सुनकर तो आतंक के आका पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्यों, समझिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच पुराने तनाव हैं, लेकिन हमारा काम है जितने देशों के साथ हो सके दोस्ती के रास्ते ढूंढें। हम पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ काम करते आए हैं और अब इसे और बढ़ाना चाहते हैं। आगे रूबियो कहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ आगे अपना साथ जरूर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये भारत या किसी और के साथ हमारे अच्छे रिश्तों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ हम जो कर रहे हैं वो भारत के साथ दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने भारत को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिससे शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को मिर्ची जरूर लगेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दो टूक कह दिया है कि उनका देश पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का इच्छुक तो है, लेकिन ये भारत के साथ उसके ऐतिहासिक, उसके महत्वपूर्ण संबंधों की कीमतों पर बिल्कुल नहीं होगा। रूबियो ने कुआलालंपुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में निर्धारित बैठक से पहले रूस के साथ में बाकायदा भारत की ऊर्जा संबंधों का जिक्र करते हुए कहा है कि दिल्ली ने पहले ही कच्चे तेल की खरीद में विविधता लाने की इच्छा व्यक्त की। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत दुनिया की अगुवाई करने में पूरी तरह से समर्थ है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और कहा जा सकता है कि बार बार जो भारत को विश्व गुरु के रूप में एक बड़ी तस्वीर जो नजर आती है वो यही दर्शाती है, चाहे बात फिलीपींस के प्रधान की तरफ से कही गई हो या फिर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हो। आखिर इस बयान के क्या मायने हैं और पाकिस्तान को जिस तरह से अभी उन्होंने ये आईना दिखाया कि पाकिस्तान तो बड़ा खुश हो रहा था कि भाई अमेरिका अगर गले लगा रहा है तो उनको लग रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया, तो वहां पर भी एक तरह से उनको आईना दिखाते हुए क्लियर कट कह दिया, भाई साहब आप जरा कंट्रोल कीजिए, इतनी खुशियां मत आगे बढ़ाइए, क्योंकि उनकी खुशी पर पानी उस समय उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान से दोस्ती इंडिया के रिश्तों को दरकिनार करके नहीं की जा सकती। करेंगे चर्चा मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे आपको मिलवाती हूँ। फिलहाल मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह इस दौरान जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अली शाह। आपसे लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम बार बार कहते हैं विश्व गुरु की बात हो या फिर पूरी दुनिया में भारत की अहमियत को पूरी दुनिया समझती है कि हर लिहाज से, चाहे बात इकोनॉमी वाइज आगे बढ़ना हो, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट्स हो, और खास तौर से पिछले कुछ वक्त से अमेरिका जो एक अलग रुख अख्तियार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया अपनी बातों पे तटस्थ रहा और यही झलक आसियान के इस मंच से नजर आ रही है। इसको ऐसा कहा जाए क्या? जी नैना जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, अमेरिका हिंदुस्तान से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहेगा, खास तौर से एक ऐसे मुल्क के लिए जो जहां पे आतंक पलता हो, पाकिस्तान। तो बिल्कुल रूबी ने बिल्कुल सही बोला है कि क्यों हम हिंदुस्तान से अपने रिश्ते बिगाड़े। हम हिंदुस्तान से रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे और हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं मिस्टर एस जयशंकर साहब, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो इनको डिप्लोमेटिक तरीके से डिप्लोमेसी काफी हैंडल करनी आती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश को आगे ले जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें मैं देख रहा हूं कि
आज की तारीख में अमेरिका को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है जितनी हिंदुस्तान को अमेरिका की जरूरत है। हिंदुस्तान क्वाड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड का। तो बिल्कुल बहुत अहम जरूरत है। बल्कि एंडरसन एयरफोर्स बेस जो कि अमेरिका में है, हम्म। वहां पर एक्चुअली जब मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड की बात हो रही थी तो ये था कि क्वाड के राष्ट्रों के जितने भी फाइटर पायलट्स हैं वो अमेरिका के एंडरसन एयरफोर्स बेस में इनकी ट्रेनिंग होगी। जी। और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्योंकि हम चीन के पड़ोसी हैं। हम्म। एक बात, अहम बात और बताऊं मैं, जिस दिन कोरोना काल में ही, जी। जी। जिस दिन हिंदुस्तान पे अमेरिका ने सैंक्शन डाले थे कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ कोविड वैक्सीन, हम्म। जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे, इसको मैं इत्तेफाक बोले कुछ भी बोले लेकिन हुआ था ये, हम्म। उसी दिन हमको मालूम पड़ा कि अमेरिका ने सैंक्शंस हटाए हैं हिंदुस्तान के ऊपर से। हम्म। वो इससे साफ दर्शाता है कि हिंदुस्तान एक ग्लोबल, एक ऐसे स्तर पर है कि बड़े बड़े सुपर पावर को हिंदुस्तान की जरूरत है। हम्म। तो बिल्कुल मैं इसको कहूंगा कि बहुत सही कहा। और पिछले महीने भी रूबियो साहब ने हिंदुस्तान की प्रशंसा भी की थी बन हम्म। के। बिल्कुल बहुत अच्छा संकेत है, मैं ये दिख रहा हूँ जी। ठीक है, ये तो अपने आप में वाकई में बहुत अच्छे संकेत हो जाते हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर एलिशा, खासतौर से फिलीपींस की तरफ से ये बात कहना, और जब जाके फिलीपींस और चाइना के बीच में एक बड़ा चिंता या फिर बीच में एक अलग टेंशन ज़रूर नज़र आ रही थी, और पिछले कुछ वक्त से चाइना और भारत के साथ में भी एक अच्छी साझेदारी नज़र आई। हमने देखा था कि किस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन में भी बात हुई आने वाले वक्त में, और कई और नए आयाम खुलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी जगह हैं और वो लगातार है भी और उसमें चर्चा भी होती है, बट साइमल्टेनियसली पैरेलली अगर दूसरे रूप में नजर आती है, और फिलीपींस की बार बार इस रूप में बड़ी तारीफ करना, वो भी बहुत अहम मैसेज देता है। अब बिल्कुल बहुत अहम मैसेज है, बल्कि फिलीपींस में हिंदुस्तान की तारीफ, बल्कि मैं आपको बताता हूँ पिछले महीने सितंबर 23 की खबर। हम्म। और ये तारीख मेरे को इसलिए याद है, September 23, हम्म। क्योंकि उस दिन मेरी बर्थडे भी होती है, अरे तो मेरे वाह, को ये बहुत खूब। क्या शुक्रिया। बात है तो जी। इसके लिए मेरे को ये खबर बड़े अच्छे से याद है, जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एम्फसाइज किया कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है हम्म। वॉशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी में। ये हम्म। उन्होंने जब एस जयशंकर साहब यूएनजीए के कोई समिट में ये कहा था, और सब हम्म। डिस्कशन से ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, और हम्म। ये, और जो एग्जिस्टिंग टैरिफ्स तो थे बिल्कुल, हम्म। इसमें तो कोई शक की बात है, हम्म। वीजा रिलेटेड टेंशन भी थी हमारे हम्म। बीच में। आप हम्म। सोचिए, टेंशन हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान की प्रशंसा हो रही है, हम्म। हिंदुस्तान के हित में हो रही है बात। क्योंकि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि हम ज्यादा सख्त हुए हैं कहीं। हम्म। 25% टैरिफ, फिर से 25% टैरिफ, यानी कि 50% टैरिफ, कहीं ना कहीं तो एक छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो जी जी जी। मार्को रूबियो की बिल्कुल सही है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी दिशा में, बहुत और सही मुझे दिशा में। लगता है कि इस मैसेज को डिकोड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खासतौर से ये कहना, और जो फिलीपींस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि भाई आसियान देशों का एक बहुत बड़ा, क्योंकि डायलॉग पार्टनर है इंडिया, और उसमें उनका ये कहना कि बहुत अहम भूमिका है भारत की, भारत आसियान को बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ उम्मीदें हैं, संकट के समय में भारत मदद कर सकता है, अगर इस तरह की बातें आती तो उस विश्वास को दर्शाता है। वेल, मेरे साथ में इस दौरान अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाजी भी जुड़ रही हैं। आपका बहुत स्वागत है पूर्णिमा नाजी इंडिया डेली की इस चर्चा में। आप ही से समझना चाह रहे हैं, पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका का जो रुख है भारत के प्रति, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, एक कहा जाए कि गलत तरीके से एक इमेज पोर्ट्रे करने की बात हो, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका के मन में कुछ अलग बात है। लेकिन यहाँ पर रूबियो की तरफ से जो बातें कही, तो ऐसा लगता है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? Thank you so much for having me. Namaste. Yes, it's a massive turnaround. But मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, शायद
आपके दर्शक नहीं समझे, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी। यस फर्स्ट प्लीज ऑफ ऑल ये बात ऐसा है कि अमेरिका, आप मार्को रूबियो के सिवा पीटर नवारो को देख लीजिए, मैम। आप लूट लिक नट को देख लीजिए। इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट दे हैड, इट वाज अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट अटैक। जैसे अमेरिका को डेड इकोनॉमी बोल देना, अमेरिका यस। की इंडिया की टैरिफ को महाराजा टैरिफ कह देना, कहना कि वहाँ पे बैरियर है एक्सेट्रा। यहाँ की जो सिचुएशन है वो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका चाहता है कि इंडिया के मार्केट अमेरिका के लिए खुले, और जीएमओ प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलता है वो बेसिकली अमेरिका इंडियन को खिलाया जाए, और वहाँ पे ऑब्वियसली जो सिकनेस है वो बढ़े। हमारे फूड इंडस्ट्री कंप्लीटली हैज टेकन ओवर, बीन टेकन ओवर बाय बिग कॉरपोरेशंस, एंड इनकी हेल्थ केयर इज नॉट द कंसर्न। ये जीएमओ प्रोडक्ट ही बनाते। आज आज सिचुएशन यहाँ वहाँ पहुंच चुका है कि अमेरिका वहाँ से निकल के कह रहे हैं कि इंडिया इज ए इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। लेकिन आप ध्यान किसको दोगे? आज इंडिया की सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आता। कोई भी कुछ भी बोल देता है, कभी भी बोल देता है। आप गलीबल होके समझ लेते हो कि दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग ऑन। दे आर ऑलवेज प्लेइंग पॉलिटिक्स, एंड अमेरिकन politicians are not stupid, they're very sharp and strategic also. And इंडिया को चारों तरफ से घिरा हुआ है। एशियन में आसियन मीटिंग में पीएम मोदी तो गए नहीं है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प किया क्या है, उन्होंने कैम्बोडिया को खरीद लिया ऑलमोस्ट। रेयर अर्थ का जो डील चल रहा था, चाइना नहीं दे रहे थे, वो उनके साथ बेसिकली लिटरली जाके ऑल्टरनेट डील कर दिया ना। थाईलैंड हो, कैम्बोडिया हो, फिलीपींस हो, एक्सेट्रा। तो अमेरिका का फोकस क्या है? अमेरिकन इंटरेस्ट है। इंडिया का फोकस क्या है? इट्स नॉट ऑलवेज इंडियन इंटरेस्ट। हम गलीबल बातें में आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज अलोन। हिंदूज आर ऑलवेज अलोन, नोबडी इज गोइंग टू बी देयर टू सपोर्ट यू। यू हैव सीन दैट इन पहलगाम। तो आपको एक बातों में मत जाना चाहिए। दैट इज माय रिकमेंडेशन टू हिंदूज एंड इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप किसी की बातों में मत जाइए। बहुत बढ़िया, कोई कुछ कुछ कोई ने अच्छा बोल दिया, कभी नेक्स्ट डे भी तो बोलने वाले होते हैं ना, जो पीछे और पीछे मुझे लगता है जाके पूर्णिमा जी कीड़े यही बात मारेंगे। है, देखिए कि कई बार जब गले लगाने की बात होती है तो हम ना इतने खुश होते हैं, और ना ही जब अगर थोड़ी सख्ती बरतने की बात होती है तो ना हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम अपने स्टैंड्स पर क्लियर हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ में है। पाकिस्तान से पीएमएलएन की नेता उज़्मा कारदार जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ में मौजूद हैं। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपका रुख करते हुए जरा आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, फिलीपींस के जो प्रतिनिधि मौजूद है आसियान समिट में, उनकी तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से बड़ी बातें, एक तरह से ये कहना कि भाई भारत बहुत इंपॉर्टेंट है आसियान के लिए भी, दूसरी तरफ उनकी तरफ से, ठीक है शायद यहाँ पर आवाज़ नहीं पहुँच रही उज़्मा जी को, मैं चेक करवाती हूँ उज़्मा जी। दूसरी तरफ संजीव श्रीवास्तव जी ये कहना खासतौर से अमेरिका के प्रतिनिधि की तरफ से कि अगर इंडिया के साथ में हम आगे बढ़ें या पाकिस्तान के साथ में अगर आगे बढ़ें तो इंडिया को दरकिनार करके या नज़रअंदाज के नहीं आगे बढ़ा जा सकता। ये दोनों ही बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैसेज के क्या मायने हैं सर? नैना जी, ये बयान एक स्टेट्समैनशिप जो मार्को रूबियो के अंदर स्पष्ट रूप से दिखती है, वो इस बयान में झलकती है। और यही जो बात है वो भारत भी अमेरिका से कहता है। भारत अमेरिका से ये कहता है कि हमारी आपकी जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के संबंध विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं, और ये सिर्फ दो सरकारों के बीच के संबंध नहीं है, बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत गहरा है। पूर्णिमा नाथ जी वहां बैठी हुई हैं, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि किस तरीके से जो 5 मिलियन स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बनाया है, गढ़ा है, गहरा किया है। और भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से अगर स्टार्ट करें 2000 से, तो अनेक राष्ट्रपतियों ने, और हमारे वाजपेयी जी से स्टार्ट करें तो हमारे प्रधानमंत्रियों ने इन संबंधों को बनाया है, क्योंकि जिसकी जो स्ट्रेटेजिक लॉजिक है
वो बहुत ही स्पष्ट है, जो कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कभी कही थी कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। और ये जो पार्टनरशिप है इसका इंडो पैसिफिक रीजन में विशेष रूप से बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में आप जानते हैं ये जो रीजन है ये विश्व का 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट डायनामिक रीजन इन द वर्ल्ड अगर कोई है अभी तो वो इंडो पैसिफिक रीजन है। और इस इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इंडो पैसिफिक रीजन में आप जानते हैं कि चाइना जिस तरीके से अपने डोमिनेशन को स्थापित करना चाहता है, पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर वो अपनी जो इमेजिनरी 9 डैश लाइन के माध्यम से एकाधिकार का दावा करता है। सिंकाकू आइलैंड हो, भारत के क्षेत्र हो और साउथ चाइना सी के जो राष्ट्र हैं उनको लगातार वो उनके ऊपर एक दबाव बना के रखता है। ताइवान को तो हड़प ही लेना चाहता है। तो ऐसे में ये जो इंडो पैसिफिक रीजन जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर एक अथॉरिटेरियन जो खतरा है वो चाइना का स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यदि अपने जो ट्रीटी एलाइज हैं, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और जितने भी अन्य पार्टनर्स हैं, यदि उन सभी के बीच में अपने एक प्रभाव को बनाए रखना है तो उसे भारत के साथ कोऑपरेट करना ही होगा। और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन की अमेरिका की स्ट्रेटजी है उसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे है। और भारत की भी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें अमेरिका का भी महत्व है। मैं ये कहूंगा क्वाड की जो पार्टनरशिप है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है जो चाइना के विस्तारवादी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए बेहद आवश्यक है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें कहते हैं अंडर द सन कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जो आज डिस्कस नहीं होता हो। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप को कोई भी सरकार, अमेरिका की हो चाहे भारत की हो, इग्नोर नहीं कर सकती। और इन संबंधों का जो मैं भविष्य है उसकी चूंकि नींव बहुत बड़ी गहरी है, हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां, और इसी वजह से इन संबंधों का भविष्य उज्जवल है। लेकिन मार्को रूबियो के बयान पे आते हैं। मार्को रूबियो ने जो बात कही है वही बात भारत भी कह रहा है कि आप भारत के साथ जो संबंध वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान। यही बात भारत कह रहा है कि हम आप अमेरिका के साथ संबंध बनाएंगे बट नॉट एट एक्सपेंस ऑफ रशिया। ये जो हमारी जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, अमेरिका के साथ और मुझे लगता है संजीव जी शायद यही बात जब रूबियो से सवाल जवाब किए भी गए तो बाकायदा उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। और इसी सवाल को मैं धीरज कौल के पास में लेकर जाना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात का एक तरह से जिक्र भी किया कि ठीक है इंडिया समझदार है और इंडिया बखूबी समझता है, भारत समझता है डिप्लोमेसी में कई बार सभी से आपको रिश्ते बनाने के लिए कुछ आपको ऊपर नीचे कुछ अलग अलग चीजों को देखना पड़ता है। बाकायदा उनकी तरफ से इस बात को लेकर यह भी कहा गया कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान के साथ में वो अपनी साझेदारी एक बार फिर से नए रूप में तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या ये जो पाकिस्तान के साथ में नजदीकी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की बात है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये साझेदारी की चर्चा तो पहले से शुरू हो चुकी थी। तो लोगों का उन्होंने एक तरह से जितना भी कंफ्यूजन था उसे भी वो दूर करते हुए नजर आए थे। लेकिन धीरज कौल, खासतौर से परसेप्शन की बात है, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा था यूएस की तरफ से जब टैरिफ लगाने की बात हुई थी तो दुनिया में एक अलग परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि हमें गले लगाया है और अमेरिका ने इंडिया को एक तरह से टैरिफ लगाते हुए पीछे की तरफ कर दिया है। तो ये परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परसेप्शन तोड़ने की कोशिश है, परसेप्शन टूटा इससे। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड एक्चुअली इस स्पेसिफिक लाइन पे जो मैं पिछले 6 महीने से बात कर रहा हूँ बार बार आप ही के शो पे, एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी एग्रीज। आई एम हैप्पी मिस्टर श्रीवास्तव आई स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज टुडे। आई 100% एग्री। इंडिया यूएस टाइज मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि 20-25 साल का हार्ड वर्क है पॉलिटिशियंस का, डिप्लोमेट्स का, इंडियन डायस्पोरा जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं जैसे मोदी जी बोलते हैं। मैं आपको एक्चुअली नंबर्स में बात करूँ बिकॉज आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। अगर हम यहाँ पे आबादी देखें तो तकरीबन 5 to 5.1 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जिसमें से 2.8 मिलियन फर्स्ट जनरेशन है और 2.3 जो यूएस बॉर्न इंडियन एंसेस्ट्री के हैं। अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें तो भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं इन पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली एथनिसिटी। तकरीबन मीन एवरेज हाउस होल्ड इनकम $1,36,000 है, जो अमेरिकन हाउस होल्ड इनकम से कहीं ज्यादा है। अगर आप क्राइम की बात करें, वन ऑफ द लोवेस्ट, सो वेरी पीसफुल कम्युनिटी जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है।
तकरीबन 16 बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं जो फॉर्च्यून 500 में आती हैं। 978 बिलियन एज ऑफ जनवरी 2025 उसका रेवेन्यू है, नॉट मार्केट कैप। मार्केट कैप इज इन ट्रिलियंस। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन होटल इंडस्ट्री जो अमेरिका में है उसका 60% इंडियन ओरिजिन के लोग ओन करते हैं, जो तकरीबन $700 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया 2024-2025 के इनिशियल नंबर्स में। अगर इसके बाद अगर हम जाएं तो तकरीबन 72 आउट ऑफ 648 यूनिकॉर्न्स आर इंडियन ओन्ड। इसके अलावा 2,70,000 भारतीय मूल के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, 10 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग जो साइंस वर्ल्ड से आते हैं वो समझते हैं पेटेंट्स को। जो अमेरिका का ग्रोथ इंजन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके पेटेंट्स जो 2% होते थे 2010 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। एज ऑफ टुडे दैट इज 10%, 10 विद अ डबल डिजिट। बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात, जो NIH जो यहाँ पे ग्रांट्स देते हैं, मैं फिजिशियन हूँ, हेल्थ केयर के बहुत बड़े ग्रांट्स मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के होते हैं, उसमें तकरीबन भारतीय मूल के लोगों की 13%, यानी कि आप ये बताने की कोशिश करें कि अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को शायद अब चाहे ट्रंप हो या फिर बाकी, अब उनकी गवर्नमेंट इस चीज को समझती भी है। परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक उनको उन्हीं को उल्टा पड़ रहा था। मैं आपकी पहली बात से एग्री करता हूं कि भारत मूल की डायस्पोरा की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आज से नहीं, आई वुड से लास्ट 15 ईयर से है टेक ग्रोथ के लिए। वो तो बहुत हेल्थ केयर, टेक, होटल इंडस्ट्री में तो अनबिलीवेबल इंटीग्रेशन है। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो आपको शायद सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर हम नंबर्स पे जाएं तो जो भारतीय मूल की कम्युनिटी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिकली है, एजुकेशन वाइज है, मीन एवरेज एजुकेशन लेवल अंडरग्रेड प्लस है, तो कंपीट ही नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड आपने स्टेटमेंट दी, इस बात का ज्ञान हर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत पहले से है। दिस इज नॉट अ आई ओपनर।